हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। ये है टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हैं अवर स्टडी के कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स, DSSB पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स, HPSC पीजीटी कॉमर्स। If you want to enroll in these courses, you can check the website www.everstudy.co.in. क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड डिटेल इंटरनल रिपोर्टर्स फॉर मैनेजमेंट यूज। सो इंटरनल रिपोर्ट से सिर्फ ये रिलेटेड नहीं होता है। ऑप्शन बी, टू ऑफर इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड एक्सटर्नल पार्टीज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। यस, ऑप्शन नंबर बी कि शेयर होल्डर्स और एक्सटर्नल पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देना किसके बारे में? कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में और उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। दैट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? बैलेंस शीट इंक्लूड होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड होता है। ऑप्शन डी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये इंक्लूड नहीं होता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। So market value of share is not included as it fluctuates and not part of financial reporting. Next question, which accounting convention is typically followed when valuing inventory in financial statements? So financial statements में inventory को जब वैल्यू किया जाता है तो कौन सी कन्वेंशन को ध्यान में रखा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज lower. So the convention of valuing inventory at historical cost or market price, whichever is lower, is followed to provide a conservative estimate of inventory value. तो इन्वेंट्री की वैल्यू इन दोनों में से, हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी लो रहेगी वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इम्प्लाई इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो वो क्या इम्प्लाई करती है? ऑप्शन ए, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑपरेशंस इनडेफिनेटली। ऑप्शन बी, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और लिक्विडेटेड विद इन अ ईयर। ऑप्शन सी, द कंपनी विल नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द करंट फिजिकल ईयर। ऑप्शन डी, द कंपनी इज प्लानिंग अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग। सो मेजर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द करंट फिजिकल ईयर, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड लिक्विडेटेड विद इन अ ईयर, नो। सो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेगी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है? दे प्रोवाइड ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, दे रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट करंट मार्केट वैल्यूज। ऑप्शन सी, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन डी, दे मे इंक्लूड पर्सनल जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स। ठीक है, तो पर्सनल जजमेंट इंक्लूड होते हैं तो दिस विल बी योर लिमिटेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट रिफ्लेक्ट करती है ना कि करंट मार्केट, दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन। प्रोवाइड ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Next question, which financial statement would you refer
2 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए आप कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करोगे? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ऑप्शन डी नोट्स टू अकाउंट। सो ऑप्शन बी दैट इज बैलेंस शीट को हम रेफर करेंगे अगर हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को जानना है। तो बैलेंस शीट, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट कंपनीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ताकि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को एसेस किया जा सके बाय कंपेयरिंग करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको कैसे ट्रीट करती हैं? तो ऑप्शन ए, दे आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन बी, दे आर डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ऑप्शन सी, दे आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन डी, दे आर इग्नोर्ड until they become actual liabilities। तो ऐसा तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इनको एज अ नोट डिस्क्लोज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, how should an extraordinary item be reported in the financial statement? So extraordinary items होते हैं वो financial statement में कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन ए, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस रेवेन्यू। ऑप्शन बी, सेपरेटली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑप्शन सी, एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व्स। ऑप्शन डी, डायरेक्टली इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद सेपरेटली इसको रिकॉर्ड किया जाता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर बी, extraordinary items which are unusable and infrequent should be reported separately in the profit and loss account to distinguish them from regular business activities. Next question, how are borrowing costs treated when they are directly attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset? तो borrowing cost को कैसे treat करते हैं when they are attributable to the acquisition of a qualifying asset? qualifying asset क्या होता है? ऐसे asset होते हैं जो रेडी नहीं होते हैं यूज़ के लिए, ठीक है, उनको टाइम थोड़ा लगता है एक पर्टिकुलर एसेट बनने में ताकि उसको कंपनी यूज़ करे। तो ऑप्शन ए, दे आर एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड। तो जैसे ही वो बोरोइंग कॉस्ट आती है उसको एक्सपेंस मान लिया जाता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी, दे आर कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यस, उसको एसेट की कॉस्ट का ही एक पार्ट मान लिया जाता है बोरोइंग कॉस्ट को। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset are capitalized as a part of the cost of the asset until the asset is ready। जब तक asset ready नहीं हो जाता for its intended use or sale। so एक होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था HPSC PGT कॉमर्स 2023 के स्क्रीनिंग में आया हुआ था, मैच द फॉलोइंग करके। तो बोरोइंग कॉस्ट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है और कौन से इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके,
Next question, under Schedule 3 of the Companies Act, what is the prescribed format for presenting the balance sheet? So Companies Act 2013 का जो है Schedule 3 है, उसके अंडर बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन ए वर्टिकल फॉर्मेट, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ऑप्शन सी ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक फॉर्मेट इज प्रेस्क्राइब्ड. सो शेड्यूल 3 जो प्रेस्क्राइब करता है वो प्रेस्क्राइब करता है वर्टिकल फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग द बैलेंस शीट वेयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. So this is your homework question. Why might financial statement fail to provide a complete picture of the company's financial health? Read the option carefully and do let me know the answer in the comment section below. So thank you so much for today. बने रहिए Our Study Classes के साथ. Thank you so much.